नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 1 सामाजिक संरचना, स्त्रीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। सामाजिक प्रक्रियाएं में आज का हमारा टॉपिक है जाति के कार्य और गुण, कि जाति के कौन कौन से कार्य होते हैं और कौन कौन से गुण होते हैं। वर्तमान समय में जाति व्यवस्था की कितनी ही आलोचना क्यों न की जाए, किंतु इसने भारतीय समाज को संगठित रखकर व्यवस्थित रूप से व्यक्ति के पद एवं कार्य को सुनिश्चित किया है। जाति व्यवस्था ने हमारे समाज को जितनी लंबी अवधि तक प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित रखा, वैसी अन्य कोई व्यवस्था नहीं कर सकी है। जाति व्यवस्था ने व्यक्ति और समाज के लिए इतने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो जाति है, इस जाति व्यवस्था के द्वारा समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, इसको भुलाना मुश्किल है। संक्षेप में जाति के कार्य को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। हम संक्षेप में यानी छोटे रूप में जाति के कार्य को पढ़ेंगे। पहला आता है व्यक्तिगत जीवन में जाति के कार्य, दूसरा जाति समुदाय के लिए जाति के कार्य और तीसरा सामाजिक जीवन में जाति के कार्य। हम सबसे पहले जाति के कार्य और गुण पढ़ेंगे कि जाति के क्या कार्य और क्या गुण हैं। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण, जाति प्रथा के कारण व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। हम कहें कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म से ही होता है। जाति के कार्यों की समीक्षा करते हुए J.H. हट्टन ने लिखा है कि जाति व्यवस्था व्यक्ति को उसके जन्म से ही निश्चित सामाजिक स्थिति प्रदान करती है। जो जाति व्यवस्था है व्यक्ति को एक निश्चित जो है सामाजिक स्थिति को प्रदान करती है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, जिसमें इसमें निर्धनता, संपत्ति तथा सामाजिक क्षेत्र में सफलता असफलता कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। दूसरा पॉइंट आता है व्यवसाय का निर्धारण, कि जाति के में व्यवसाय का निर्धारण कैसे होता है। व्यक्ति के जन्म से ही व्यवसाय का निर्धारण जाति व्यवस्था के कारण हो सकता है, जिससे वह व्यर्थ की प्रतियोगिताओं से सिर्फ बच ही नहीं सकता बल्कि चिंता मुक्त भी रहता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यवसाय का निर्धारण है, व्यवसाय के निर्धारण के कारण व्यक्ति जो है बेकार की जो परेशानियां हैं, जो चिंता है, उससे मुक्त हो सकता है और प्रतियोगिताओं से भी बच सकता है, क्योंकि व्यक्ति रोजगार को प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं देता है, उनमें पार्टिसिपेट करता है। कई बार उन्हें सफलता मिलती है और नहीं मिलने पर वह हताश हो जाता है। प्रतियोगिता से भी बच ही नहीं जाता बल्कि चिंता मुक्त भी रहता है। जन्म से ही उसे पैतृक व्यवसाय से संबंधित ज्ञान मिलना प्रारंभ हो जाता है, जिससे परिपक्वता आने तक वह उस व्यवसाय में दक्षता प्राप्त कर लेता है। तीसरी जो आती है वो है मानसिक रूप से सुरक्षित। जाति व्यवस्था के कारण ही व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से सुरक्षित समझता है। मानसिक सुरक्षा में स्थिति यानी स्थिरता तभी आती है जब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे हो जाते हैं। जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति के जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित रहता है, जिससे उसे व्यर्थ के कष्ट नहीं उठाना पड़ते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आ रहा है, बार बार परेशानियां आती हैं, तो व्यक्ति मानसिक रूप से कभी सुरक्षित नहीं रह सकेगा। जाति व्यवस्था उसे मानसिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। फिर जो चौथा पॉइंट आता है वो है जाति जीवन साथी के चुनाव में सहायक। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति के अपने नियम हैं। जो चौथा पॉइंट है वो है जीवन साथी के चुनाव में सहायक। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति के अपने नियम हैं, जिसका पालन करना प्रत्येक सदस्य का परम कर्तव्य है। विवाह संबंध में प्रत्येक जाति के अपने नियम हैं, जो व्यक्ति का जीवन साथी चुनने में सहायता करते हैं। पांचवा जो कार्य गुण आता है
वह है सामाजिक सुरक्षा। जाति व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। यदि जाति का बड़ा सदस्य कभी किसी संकट में फंस जाता है तो जाति उसका आवश्यक सुविधा तो उपलब्ध कराती है, उसे संकट से उबरने का तरीका भी बताती है जिससे व्यक्ति उस संकट से दूर ही रहे। छठा पॉइंट आता है व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण। जाति व्यवस्था के कारण ही व्यक्ति के व्यवहार नियंत्रित रहते हैं। प्रत्येक जाति के अपने नियम हैं जिनका पालन करना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का तोड़ने का प्रयास करता है तो वह जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब जाति व्यवस्था के जो है नियम होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार है उन पर नियंत्रण होता है, और व्यक्ति अगर उन नियमों का पालन नहीं करता है, उन नियमों को तोड़ने का प्रयत्न करता है या तोड़ता है, तो उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है, यानी जाति से निकाल दिया जाता है, जिसके कारण संपूर्ण हिंदू समाज में वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन नहीं करता है कि कोई भी व्यक्ति हो वो इन नियमों को नहीं तोड़ता है, जिसके कारण उसके व्यवहार हर सदैव नियंत्रित रहते हैं। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त भी जाति व्यवस्था ने समाज के हित में कई कार्य किए हैं, जैसे आवश्यक प्रशिक्षण है, कार्यकुशलता बनाए रखी है। जाति व्यवस्था ने समाजवादी व्यवस्था की कल्पना को साकार रूप प्रदान किया है। अब आते हैं जाति व्यवस्था के अकार्य, अवगुण अथवा दोष। ये हमने जो पढ़े थे वो थे जाति के कार्य और गुण। अब हम जो पढ़ेंगे वो है जाति के अकार्य और अवगुण। यद्यपि जाति व्यवस्था व्यवसाय, व्यक्ति, समुदाय तथा समाज की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी व्यवस्था है, परंतु समय और परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ जाति प्रथा के स्वरूप में अनेक परिवर्तन आ गए हैं तथा इसके अनेक दोष भी उभरकर सामने आने लगे हैं। इसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। पहला, अप्रजातांत्रिक। जाति व्यवस्था पूर्णतया अप्रजातांत्रिक है। यह व्यवस्था समानता की भावनाओं पर कुठाराघात करती है तथा इसने समाज में ऊंच नीच की भावनाओं को जन्म दिया। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का समान अधिकार होता है, परंतु जाति प्रथा द्वारा निम्न जातियों के सदस्यों को इस अधिकार से युगों तक वंचित रखा गया। असमानता को महत्व देने वाली जाति प्रथा अप्रजातांत्रिक है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक। जाति व्यवस्था वंशानुगत या परंपरागत व्यवसाय करने पर बल देती है और व्यक्ति को किसी अन्य व्यवसाय का चयन करने से रोकती है। अतः व्यक्ति अपने जातिगत व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय नहीं कर पाता है, चाहे उसमें उस व्यवसाय को करने की क्षमता हो या उससे लाभ होता है। तीसरा पॉइंट आता है वह है सामाजिक प्रगति में बाधक। जो जाति है वो सामाजिक कार्यों को करने में बाधक भी होती है। अब सामाजिक प्रगति में बाधक किस प्रकार से होती है वो हम पढ़ेंगे। जाति व्यवस्था सामाजिक प्रगति में सदा बाधक रही है। जाति के सदस्यों को सदा जाति बहिष्कार का भय रहता है, अतः वह अपने परंपरागत दृष्टिकोण का परित्याग नहीं करते और ना ही किसी अन्य समाज की अच्छाई को ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। इसके अतिरिक्त कार्य जन्म से निश्चित हो जाने के कारण सारे समाज की क्रिया स्थिर हो जाती है। किसी भी प्रकार के सामाजिक या भौतिक आविष्कार का विचार मन में नहीं उठता। वास्तव में रूढ़िवादिता और स्थिरता जातिवाद का ही परिणाम है। ऐसी दशा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विचार नहीं पनप पाता है। परिवर्तन के बिना प्रगति की आशा करना व्यर्थ है। चौथा पॉइंट आता है सांस्कृतिक विकास में बाधक। जो जाति है वो सांस्कृतिक विकास में भी बाधक होती है। अब वो किस प्रकार से? जाति सांस्कृतिक विकास में एक बाधा का कार्य करती है। इसके अंदर विभाजन और ऊंच नीच की भावना रहने के कारण सांस्कृतिक एकता का अभाव पाया जाता है। अब क्या है, इसमें विभाजन की बात होती है और ऊंच नीच की भावना होती है।
इस कारण जो है सांस्कृतिक एकता का अभाव होता है। भेदभाव के कारण प्रत्येक समूह एक दूसरे से दूर रहता है और उसमें परस्पर मिलकर सांस्कृतिक प्रगति करने की भावना नहीं उत्पन्न हो पाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जाति एक प्रकार से पृथक जाति समूह के रूप में कार्य करती है, अतः उसके सदस्य अपनी रूढ़िग्रस्त सांस्कृतिक परंपराओं से ही जुड़े रहते हैं और उनमें परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं। 5वां पॉइंट आता है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। अब जो जाति है वो व्यक्तित्व के विकास में भी बाधक होती है। सभी व्यक्तियों की शारीरिक मानसिक क्षमताएं समान नहीं होती, अतः समाज का हित इसी में है कि व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर ही कार्यों का विभाजन किया जाए। जाति व्यवस्था में इस सिद्धांत की पूर्ण अवहेलना की जाती है कि इसमें केवल व्यवसायों को ही नहीं बल्कि उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों का बंटवारा भी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर होता है। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का स्वतंत्र रूप से विकास करने का अवसर नहीं मिलता है। फिर जो 6वां पॉइंट आता है वो है सामाजिक समानता में बाधक। जाति व्यवस्था ने मनुष्य और मनुष्य के बीच जो जाति व्यवस्था के तथाकथित उच्च और निम्न के जो संस्करण थे उन संस्करणों को लाद करके सामाजिक समानता के भाव को ठेस पहुंचाई है। 7वां पॉइंट आता है आर्थिक विकास में बाधक। जाति व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने परंपरागत व्यवसाय को करने की अनुमति मिलती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अनेक लाभपूर्ण पेशों से वंचित रह जाता है। दूसरी ओर अनेक लाभप्रद पेशे व्यक्ति की योग्यता और अयोग्यता को देखे बिना ही कुछ विशेष जाति के सदस्यों को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह के विभाजन से कार्य ही कम नहीं होता वरन धीरे धीरे कार्य की क्षमता भी कम हो जाती है और समाज में जो है धन का वितरण असमान हो जाता है। अब जाति व्यवस्था ने पवित्रता का क्षेत्र इतना संकुचित कर दिया। अगर हम कहें कि जाति व्यवस्था में जो है पवित्रता की भावना कम पाई जाती है तो उसमें बताया गया कि संकुचित कर दिया है, यानी कि छोटा कर दिया है। व्यक्ति अनेक प्रकार का उत्पादन कार्य करने से ही नहीं बचते बल्कि कृषि में अनेक रासायनिक खादों का प्रयोग करने को भी अपवित्र समझ लेते हैं। अगर हम कहें कि पवित्रता का क्षेत्र जो संकुचित किया है उसमें जो खेती के लिए हम खाद आदि का प्रयोग करते हैं उनके प्रयोग करने मात्र से भी उनको अपवित्र समझ लिया जाता है। फिर 8वां पॉइंट आता है राष्ट्रीय एकता में बाधक। जाति व्यवस्था जहाँ छोटे छोटे समुदायों की एकता में योग देती है वहाँ ये राष्ट्र की एकता में सहायक नहीं है। जब संपूर्ण देश या राष्ट्र की एकता का प्रश्न आता है तो व्यक्ति अपने जातीय समुदायों के हित को सर्वोपरि मानते हुए उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। इस प्रकार इन छोटे छोटे समुदायों से अलग अलग वातावरण देखने को मिलता है और जातीय सदस्य अपना कर्तव्य इन छोटे समुदायों तक ही सीमित रखते हैं। व्यक्तियों का ये दृष्टिकोण राष्ट्र में अनेक भ्रामक बातों एवं समस्याओं को जन्म देती है जो राष्ट्र की एकता के स्थान पर विघटन की ओर ले जाता है। अब इसमें कहा गया है कि सच तो यह है कि विभिन्न जातियों उपजातियों में पाई जाने वाली सामाजिक दूरी संपूर्ण राष्ट्र में समानता की भावना को विकसित करने में असफल रहती है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता की बात यूं ही रह जाती है। अब जो 9वां पॉइंट है वो है धर्म परिवर्तन। यहाँ पर धर्म परिवर्तन भारत में तत्कालीन समय में हिंदू धर्म में व्याप्त कठोरता के कारण लाखों हिंदू स्त्रियों और पुरुषों को ईसाई व इस्लाम धर्म के प्रवर्तकों ने धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया। 10वां पॉइंट आता है विवाह का सीमित क्षेत्र। जाति एक अंतर्विवाही समूह है, अतः जाति व्यवस्था विवाह के क्षेत्र को सीमित करती है। अब जाति व्यवस्था के कारण जो विवाह का क्षेत्र है वो सीमित हो जाता है क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति के अंदर ही विवाह करने के
ये लायक है यानी मान्य होता है, और जाति के बाहर विवाह करने को अवैध माना जाता है, यानी उसे जाति के बाहर विवाह करना जो है उसकी छूट नहीं देता जाति व्यवस्था। बाहर विवाह नहीं कर पाते, परिणाम स्वरूप बाल विवाह, बेमेल विवाह आदि, विधवा विवाह, कुलीन विवाह तथा दहेज प्रथा की समस्या उत्पन्न हो गई। वर्तमान समय में बहुत सी जातियों ने अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसायों को अपनाया कि जो अपनी जाति के जो व्यवसाय होते थे उन व्यवसायों को छोड़ करके दूसरे व्यवसायों को अपना व्यवसाय बना लिया, यानी दूसरे व्यवसाय करना शुरू कर दिया। ऊपर हमने जाति प्रथा के गुण एवं दोषों का अध्ययन किया है। अब ये प्रश्न है, जाति प्रथा यदि हितकर है तो इसे स्थिर रखा जाए। अब यहाँ पर कहा गया है अगर जाति प्रथा स्थिर है तो इसको हितकर है तो इसे स्थिर रखा जाए, यदि जाति अहितकर है तो इसे समाप्त कर दिया जाए। अनेक समाजशास्त्रियों एवं मानव शास्त्रियों का मत है कि ये बहुमूल्य कार्य करती है, अतः इसे रहने देना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो जाति है वो बहुत ही मूल्यवान कार्य करती है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। ये बहुमूल्य कार्य करती है तो इसे रहने देना चाहिए। इस प्रथा की हानिकारक प्रथाओं को समाप्त कर देना चाहिए। ये जो जाति प्रथा है, जाति व्यवस्था है, इसकी जो हानिकारक सहयोगी प्रथा है उन प्रथाओं को समाप्त कर देना चाहिए, ना कि संपूर्ण व्यवस्था को, पूरी व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहिए। टूटी हुई विषपूर्ण अंगुली को काटना चाहिए, ना कि पूरे हाथ को। अब यहाँ पर उदाहरण देकर के समझाया गया है कि अगर हमारी उंगली, हमारे हाथ में से एक उंगली अगर टूट गई है, उसमें जहर हो गया है, विष पड़ गया है, तो उस उंगली को काट देना चाहिए, ना कि पूरे हाथ को काटना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है अगर जाति व्यवस्था में कुछ कार्य गलत है तो उन कार्य को हटा देना चाहिए, उन चीज़ों को हटा देना चाहिए, लेकिन पूरी व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहिए। ये जहर संपूर्ण समाज में फैल गया है, अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए। इस संस्थान के कार्य दूसरे संस्था द्वारा भी किए जा सकते हैं। अब आता है जाति व्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमान कि जाति व्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमान कौन कौन से हैं। प्रतिमान, आधुनिक भारत में निम्नलिखित कारकों ने जाति व्यवस्था में अनेक परिवर्तन कर दिए हैं। पहला आता है कार्य क्षमता का महत्व। जाति प्रथा में व्यक्ति की स्थिति जाति के आधार पर निर्धारित होती है। उच्च जाति के लोगों की समाज में उच्च स्थिति और निम्न जाति के लोगों की समाज में निम्न स्थिति है, किंतु आज जातिगत संरचना में परिवर्तन हो रहा है। आज व्यक्ति की योग्यता, कुशलता तथा उसकी कार्य क्षमता के आधार पर ही उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है। दूसरा आता है व्यावसायिक परिवर्तन। प्राचीन काल से ही एक जाति के सदस्य अपनी जाति के परंपरागत पेशों को करते थे, किंतु आज औद्योगिकीकरण के कारण ग्रामीण समुदाय के लोग नगरों या औद्योगिक केंद्रों में पहुंच करके विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कर रहे हैं। तीसरा आता है स्थिति के निर्धारण में परिवर्तन। भारत की जाति व्यवस्था में तथाकथित ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च मानी जाती थी, परंतु वर्तमान में जातिगत भेद से कहीं ऊपर व्यक्ति की कार्यकुशलता और कार्य क्षमता का महत्व बढ़ गया है। फिर चौथा आती है अस्पृश्यता की समाप्ति। छुआछूत, भेदभाव अर्थात अस्पृश्यता जाति प्रथा के मेरुदंड थे, किंतु आज पश्चिमी संस्कृति एवं शिक्षा के कारण ग्रामीण समुदाय का दृष्टिकोण विस्तृत हो गया है, अतएव निम्न जातियों की सभी नियोग्यताएं समाप्त हो गई हैं। पांचवा आता है विवाह के क्षेत्र में परिवर्तन। कुछ जातियों में बाल विवाह का प्रचलन था और लड़के व लड़की की राय विवाह के समय नहीं ली जाती थी, किंतु आज विवाह के क्षेत्र में परिवर्तन हो गए हैं। बाल विवाह के स्थान पर विलंब विवाह होने लगे हैं। विवाह के समय लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई है तथा लड़की की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य माना गया है। विवाह के समय लड़के तथा लड़की की
राय भी ली जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रेम विवाह या कोर्ट मैरिज भी होने लगे हैं, जिनमें माता पिता की राय की भी आवश्यकता नहीं होती है। छठा आता है खान पान संबंधी प्रतिबंधों का पतन। पहले जाति प्रथा में एक उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के सदस्य के साथ भोजन खान पान के संबंध में नहीं जुड़ सकता था, किंतु आज के युग में स्थिति बदल गई है। आज औद्योगिकरण के कारण कारखाने में सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर खान पान करते हैं। रेलों में, बसों में, हवाई जहाज़ों में सभी जातियों के लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं। अब होटलों में भोजन करते हैं। अब जाति पाति के सभी प्रतिमानों की शिथिलता व्यापक होती जा रही है। सातवां आता है शिक्षा में परिवर्तन। जाति व्यवस्था को कमज़ोर बनाने में वर्तमान शिक्षा का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। आज भी भारतीय शिक्षा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना पर अधिक बल देती है। छुआछूत, ऊंच नीच की भावना का उन्मूलन करती है। इसके अतिरिक्त भारतीय शिक्षा पर पाश्चात्य देशों में प्रचलित वैज्ञानिक विचारों की छाप है, जिसके कारण भारतीय जनता के मस्तिष्क में रूढ़िवादिता समाप्त होती जा रही है। इस प्रकार ये सब बातें जाति प्रथा को कमज़ोर बनाती हैं। आठवां पॉइंट आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण भी जाति प्रथा का निर्बल बना रहा है। औद्योगिकरण के कारण होटलों, दुकानों, सिनेमाघरों तथा अन्य स्थानों पर और कारखानों में लगे लोगों का मिलना जुलना, साथ साथ खाना पीना, बातचीत करना संभव हुआ है और छुआछूत जाति व्यवस्था पर इसका कठोर रूप से अवश्यभावी प्रभाव पड़ा है। नवा आता है समाज सुधार आंदोलन। इस संबंध में समाज सुधार आंदोलन का भी प्रभाव कम नहीं रहा है। आधुनिक शिक्षा के कारण देश में समाज सुधार आंदोलन की बाढ़ सी आ गई है, जिससे जाति प्रथा का धीरे धीरे उन्मूलन हो रहा है। 10वां आता है धन के महत्व में वृद्धि। आज धन ही जाति के स्थान पर सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनता जा रहा है। धनी व्यक्ति कोई भी हो, उसका समाज में आदर किया जाता है। व्यवसायों का आधार भी आज जाति नहीं व्यक्तिगत योग्यता हो गया है। 11वां पॉइंट आता है आवागमन के इस साधनों का प्रभाव। आवागमन के साधनों के कारण व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा है और मिलजुल करके अपनी समस्याओं को आपस में सुलझाने पर जोर देने लगे हैं। इससे एक दूसरे के विचार, परंपराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं के तत्वों को प्रभावित करने लगे हैं, जिससे भेदभाव की कड़ी जो समाज की विभिन्न जातियों को बांटे रखी थी, आज टूटती जा रही है। 12वां आता है नवीन कानून। भारत में जनतंत्रीय भारत सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं, जिनके आधार पर कानून की दृष्टि में कोई भी जाति ऊंची नीची नहीं और ना जाति के आधार पर समाज या राज्य किसी के साथ पक्षपात ही कर सकता है। 13वां पॉइंट आता है राजनीतिक आंदोलन। राजनीतिक आंदोलन के प्रभाव का भी जाति प्रथा पर भयानक आक्रमण हुआ है। गांधी जी ने अपने नेतृत्व में देश की समस्त जातियों, वर्णों, वर्गों को एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए ललकारा। उनकी एक ललकार पर देश का बच्चा बच्चा उनके पीछे चल दिया और सदियों पुरानी दासता की जंजीरों को तोड़ दिया। जो हमारा देश गुलामी से जूझ रहा था, गुलामी में बंधा हुआ था, वो उसको तोड़ दिया था और जंजीरों को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिया और भारत में जनतंत्रीय सरकार की स्थापना हुई, जिससे भेदभाव के लिए कम से कम भेदभाव के लिए तो कोई स्थान नहीं रहा। फिर 14वां पॉइंट आता है नए सामाजिक वर्गों का उदय। समाज में आज भी विभिन्न वर्गों का निर्माण हो चुका है और आगे भी होता जा रहा है, जैसे व्यापारी वर्ग, शिक्षक वर्ग आदि। इन वर्गों में जाति व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार ये नवीन वर्ग भी जाति प्रथा का कुठाराघात कर रहे हैं। फिर 5वां पॉइंट आता है भारत की स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता ने भी इस विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात
किसी भी प्रकार की भेदभाव नीति का अंत हो गया और सरकार तथा समाज दोनों ही प्रयास कर रहे हैं कि जाति व्यवस्था का भारत से उन्मूलन हो जाए, सब समान रूप से अपना जीवन व्यतीत करें। निष्कर्ष, जाति व्यवस्था के विरुद्ध इतनी युक्तियां हमने दी हैं, इतने कहावतें प्रस्तुत की हैं कि इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि इन्होंने भारत में जाति व्यवस्था का बिल्कुल भी उन्मूलन कर दिया हो। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था के प्रभाव में इसने कमी अवश्य की है, किंतु इसका पूर्णतः उन्मूलन होना कठिन हो रहा है। धन्यवाद।